गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का फिजिक्स का चैप्टर 3 जो कि है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो बेसिकली ये वन शॉर्ट वीडियो होगा जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2, तो ये बेसिकली पार्ट 1 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेसिकली साइंस का ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं? गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से हम गैस का अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा गैस के मॉलिक्यूल्स में, या फिर अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या होगा, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है, इस पे कई सारे लॉ हैं। ठीक है, जैसे बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है। ठीक है, तो काफी सारे लॉ हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैसेस। ये क्या है? ये साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम क्या डील करते हैं, क्या पढ़ते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बारे में। बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ना, तो काइनेटिक का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं मोशन। ठीक है, तो क्या होता है कि इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अब सवाल ये उठना चाहिए कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की क्यों है, क्यों काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड नहीं है या लिक्विड नहीं है। तो आपको पता है कि जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो काफी टाइटली पैक्ड रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? तो सॉलिड में क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी बहुत टाइटली पैक्ड रहते हैं एक दूसरे से, जो मॉलिक्यूल्स है काफी चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, और लिक्विड में उससे थोड़ा सा कम है और गैस में उससे भी कम है, यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के वो काफी दूर दूर रहते हैं, जिसकी वजह से हम आसानी से पढ़ पाएंगे कि किस तरह से हमारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स में मोशन होता है। ठीक है, क्योंकि ये टाइटली पैक्ड नहीं रहते हैं आराम से, इसीलिए हम इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसीलिए लिक्विड या सॉलिड नहीं, क्योंकि भैया इसके मॉलिक्यूल्स आपस में एकदम टाइटली पैक्ड रहेंगे तो हम क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। नेक्स्ट है पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ पोस्टुलेट देख लेते हैं। पहले तो जान लीजिए कि अब फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कह रहा है कि जो भी गैसेस है, ठीक है, तो वो किससे बनी हुई है भैया, वो तो मॉलिक्यूल से बनी हुई है ना। तो ये आपका फर्स्ट है, गैसेस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। गैस किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल से। ठीक है, नंबर 2, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अलग अलग गैसेस की अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे मेरा है H2 और है O2, तो ये दो अलग अलग गैसेस हैं। ठीक है, तो इनके मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग होंगे। थर्ड है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस मूव्स इन रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्या सिंपल सा है कि जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। ठीक है, जो अगला हमारा पोस्टुलेट है नंबर 4, ये क्या कहता है, द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर इंस्टेंटेनियस। कहने का मतलब, मान के चलिए अगर ये मेरा कोई भी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो ये इस अगले ये वाला मान के चलिए मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये इससे अगर टकराएगा तो ये नहीं कि इसी पे चिपका रह जाएगा, ये तुरंत इधर से भाग जाता है। मतलब हम इसका टाइम मेजर नहीं कर सकते, यानी एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है मेरा और दूसरा मॉलिक्यूल्स ये, तो अगर ये जा रहा है इस पे टकरा रहा है तो टकराने पर तुरंत दूसरे से टकराता रहता है, क्योंकि आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के, ये हमेशा रैंडम मोशन में रहता है, मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं। तो अगर किसी से टकराएंगे भी तो हम उसका टाइम नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि ये जैसे टकराते, ये इंस्टेंटेनियसली टकराते। इंस्टेंटेनियसली मतलब पल भर में, क्षण भर के लिए टकराते हैं। ठीक है, तो अरे यार, हम किसी से गले मिलते हैं तो थोड़ी देर तक रुकते हैं ना, है ना, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, किसी से टकराएंगे तो तुरंत वहां से भाग चलेंगे। ठीक है, तो हम इसका टाइम नहीं मेजर कर सकते, इंस्टेंटेनियसली टकराते हैं ना, तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं। द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर इंस्टेंटेनियस। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 को आपको समझना है, मीन फ्री पाथ क्या होता है। देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव कोलिजन, यानी देखिए, ये मान के चलिए मेरा एक मॉलिक्यूल, गैसेस के मॉलिक्यूल्स काफी सारे पड़े हुए हैं, तो ये मेरा पहला मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये टकराया इससे, फिर दूसरे से टकराया, तो कॉन्सेक्यूटिव यानी लगातार, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव, लगातार जो टू कॉन्सेक्यूटिव कोलिजन हुआ, मतलब एक के बाद एक, है ना, तो इसी के डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं। इसी के डिस्टेंस को फ्री पाथ कहते हैं। मीन की बात की जाए तो कैसे निकलता है, ऐसे पहले इसको समझिए। जैसे मान के चलिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, हम इसको ऑब्जर्व करके चल रहे हैं। मान के चलिए ये वाला मेरा इससे टकराया, फिर इससे टकराएगा, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, इस तरह से ये मेरा टकराते रहा। ठीक है, तो
टकराते हैं ये स्ट्रेट लाइन में टकराते हैं, इनका जो पाथ होता है ये स्ट्रेट होता है, ये नहीं कि टकरा रहा है तो इस तरह से मोशन में ऐसे 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 टकरा रहा है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट पाथ में टकराते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए अगर इससे टकराया तो इसकी जो डिस्टेंस है वो मान के चलिए λ1 है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं ना, मान के चलिए λ1 है, इसका λ2 है, फिर इससे टकराया तो λ3, λ4, λ5, ऐसे करते करते कई सारे हैं। तो अगर मीन फ्री पाथ की बात की जाए तो हमारा क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू, अगर लैम्डा मीन निकाल रहे हैं आप, क्या हो जाएगा λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करते करते मेरे पास कई सारे बहुत सारे मॉलिक्यूल से टकराए ना, तो λn हो जाएगा। और नीचे हम मीन कैसे निकालते हैं यार, मीन कैसे आपको पता है, जैसे मान के चलिए 1 3 5 7 ये दे दिया, इसका बोल रखा मीन निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं सभी को पहले जोड़ दो, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, टोटल कितने 1 2 3 4 अपॉन 4 कर दो, ठीक है। तो वैसे करते इसमें भी हम वही करेंगे, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, ऐसे करते करते मेरे पास n है ना, तो यहाँ पे हम टोटल हमारे कितने n है, तो यही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट को समझने से पहले यहाँ पे देखिए, मान के चलिए अगर ये मेरे पास कोई भी वेसल है, कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें मेरे कई सारे मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स कई सारे पड़े हुए हैं, ये क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मोशन में रहते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिए, ये देखिए अगर ये वाला जो है आपस में तो सब टकराएंगे ही, इससे टकराए इससे टकराए, ये आपस में तो टकराएंगे ही, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये इस वेसल से भी टकराते हैं, वेसल यानी जो जिसमें रखा हुआ बर्तन, इससे भी टकराएंगे। तो अगर ये वेसल यानी जिसमें रखा हुआ है, अगर वो मॉलिक्यूल्स उससे टकराएंगे तो फिर उससे टकराने के बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। देखिए व्हेन द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वेसल, जब मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड करता है किससे, वेसल से, इट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करेगा। अरे यार ये वाला मान के चलिए यहाँ पे इससे टकराया है तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में इधर गया तो इसका अपोजिट इधर ही आया ना, है ना, तो इट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट इन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। जैसे कि मान के चलिए फिर वही बना लेते कंटेनर, मान के चलिए है तो इसमें मेरे मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, गैसेस के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, तो बोल रखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। मान के चलिए अगर हम केवल इतना ले रहे हैं, इतना वॉल्यूम ले रहे हैं, तो इसमें मेरे कई सारे मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। मैं तो ये बस बड़ा बड़ा समझाने के लिए बनाई हूँ ना, लेकिन अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे, यानी थोड़ा सा अगर वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं कहीं भी थोड़ा सा, तो इसमें कई सारे आपको मॉलिक्यूल्स देखने को मिले। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो आपको समझना है वो है RMS वेलोसिटी। R मतलब क्या होता है हमारा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, कहने का मतलब रूट, कॉपी में लिखते जाइए, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए कहने का, मान के चलिए ये मेरे मॉलिक्यूल्स हैं, काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी मान के चलिए अगर वेलोसिटी हमारी क्या है, v1 है, इसकी वेलोसिटी हमारी v2 है, v3 है इसकी वेलोसिटी, इसकी v4 है, ऐसे करते करते मेरे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, मतलब n मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसकी वेलोसिटी मान के चलिए हमारी क्या है, vn है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पीछे से देखते आएंगे, सबसे पहले हमको वेलोसिटी लेना है, तो हम वेलोसिटी ले रहे हैं, हमारा क्या है, v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो हम कर दे रहे हैं। अब क्या बोल रखा है, इसका मीन निकालिए, तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कितने वेलोसिटी है अपॉन कर देंगे ना, n कर देंगे, n नंबर ऑफ वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स आप लिए हैं तो n हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका रूट, तो इसको रूट में कर दीजिए, तो ये आपका हो गया। अब देखिए RMS वेलोसिटी को डिनोट करते हैं, लिखते हैं VRMS वेलोसिटी, V मतलब ये वेलोसिटी और ये छोटा सा इधर लिखते हैं RMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये है, ठीक है। तो VRMS ये आपका आ गया गैस के लिए। लेकिन अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे VRMS किसके लिए, आइडल गैस के लिए, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके लिए, फॉर आइडल गैस। क्या होता है हमारा बताइए, रूट 3RT अपॉन m, ठीक है, ये होता है रूट 3RT अपॉन m, जिसमें हमारा m क्या है, मोलर मास, m क्या है हमारा, मोलर मास,
टी हमारा क्या है टेम्परेचर, मोलर मास जो आपका रहेगा उसको आपको केजी में लेना है जब आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन, टेम्परेचर आपको केल्विन में, और आर हमारा क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर हमारा क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहाँ पे आपको क्या निकालना है फाइंड द VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालना है किसके लिए H2 मॉलिक्यूल्स के लिए एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइप का क्वेश्चन तुरंत आए तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला लिखेंगे VRMS इज इक्वल टू क्या होता है हमारा रूट 3 RT/m। तो रूट 3 आर की वैल्यू हमारी क्या है, आर हमारा क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या है 8.314 ठीक है इनटू टेम्परेचर टी आपको केल्विन में लेना है, यहाँ पे आपको क्या दिया है सेल्सियस में दिया। तो फॉर्मूला आपको पता है C = K-273 बताओ ये पता है कि नहीं, हाँ पता है, नहीं पता तो अब पता चल गया। ये सेल्सियस की जगह पुट कर दिए क्योंकि आपको केल्विन निकालना है, तो केल्विन आपको कितना आ जाएगा 300, हम इसमें पुट कर देते 300 अपॉन मोलर मास कितना है H2 का बताइए 2। अब हम 2 जो है यहाँ पर ग्राम में आया लेकिन मोलर मास आपको किसमें लेना केजी में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 1.3 × 10⁻³ मिलेगा। और VRMS का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड। तो यार अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जहां पे हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, इसके बाद चार्ल्स लॉ, इसके बाद गे-लुसियक लॉ। तो बॉयल्स लॉ से शुरू करते हैं। इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर हम क्या करते हैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे रहे हैं तो क्या होगा हमारा जो वॉल्यूम होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके प्रेशर के। क्या मतलब है अगर हम क्या करते हैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर को हम क्या कर देंगे कांस्टेंट, तो मेरा ये जो वॉल्यूम है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके प्रेशर के। जैसे अगर ये मान के चलिए ये आपका कोई भी कंटेनर है ठीक है, और इसमें आप क्या इसमें हम कवर लगा दिए, ये पिस्टन लगा दिए ठीक है, और इसके अंदर हमारे क्या है गैस की मॉलिक्यूल्स हैं, कंटेनर है ऊपर से पिस्टन लगा है अंदर क्या है गैस की मॉलिक्यूल्स हैं। टेम्परेचर अगर हम कांस्टेंट कर दें, यहाँ पे हम बात करें बॉयल्स लॉ की ना, तो बॉयल्स लॉ में अगर हम टेम्परेचर क्या कर दें कांस्टेंट, यहाँ पे मैंने ऊपर भी लिखा है, तो क्या होगा हमारा अगर हम क्या करें अगर हम प्रेशर पिस्टन को ऐसे नीचे की ओर दबाए तो हम क्या करें वॉल्यूम को कम करें, पहले तो यह भरा हुआ है ना, अगर हम पिस्टन को ऐसे दबा रहे हैं तो मेरा वॉल्यूम कम हो जाएगा। मान लीजिए पिस्टन को भी यहाँ पे ला दिए हैं ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ला दिए तो मेरा वॉल्यूम कम हो गया है, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो क्या होगा प्रेशर बढ़ जाएगा। पहले गैस की मॉलिक्यूल्स जो है कंटेनर वो यू करके इस तरह से मूव कर रहे हैं ठीक है, मोशन में तो रहते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे जैसे ही प्रेशर लगाएं, जैसे ही हम पिस्टन को नीचे कर मूव करेंगे तो हमारा क्या होगा वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। वॉल्यूम हम क्या देख रहे हैं वॉल्यूम अगर हम कम कर रहे हैं तो प्रेशर मेरा बढ़ जा रहा है, और यही क्या करते इस पिस्टन को ऊपर कर देंगे, पिस्टन को ऊपर कर दे रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, इस पिस्टन को ऊपर कर दे रहा है तो वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा है ना। वॉल्यूम अगर हम इसको बढ़ा ऊपर कर दे पिस्टन को तो वॉल्यूम हमारा ज्यादा हो गया, अब कहाँ प्रेशर नहीं लगेगा, प्रेशर हमारा कम हो जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल्स को थोड़ा जगह मिल जाएगा, वॉल्यूम आ गई है तो ज्यादा जगह मिल गया है तो आपस में वो प्रेशर नहीं उतना लगाएंगे ठीक है। लेकिन अगर हम इसको दबा दिए पिस्टन को दबा दिए हैं तो हम क्या करते हैं वॉल्यूम को कम कर दिए हैं, वॉल्यूम को कम कर देंगे तो यार प्रेशर बढ़ जाएगा ना, तो यही हमारा है। तो यहाँ पे देखिए तो हम इससे क्या समझ में आया है, देखिए डायरेक्टली मतलब क्या देखिए वॉल्यूम जो है अगर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे नहीं, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब वॉल्यूम अगर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़े, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़े, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम बढ़ाए तो प्रेशर कम हुआ क्योंकि मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये मेरा क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे वॉल्यूम हमारा क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके प्रेशर के ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन है यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिए तो कांस्टेंट आ गया है अपॉन पी, और यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा Vp = K ठीक है, हमने P को इधर कर दिया, K तो हमारा ये अगला जो हमारा लॉ है वो है हमारा चार्ल्स लॉ। ये क्या कहता है द प्रेशर इज कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को अगर हम क्या रख रहे हैं कांस्टेंट रख रहे हैं ठीक है।
किसको हम कांस्टेंट रख रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, तब हमारा क्या हो जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी जो हमारा वॉल्यूम है, ठीक है, जो हमारा वॉल्यूम है ये क्या हो जा रहा है, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है किसके, टेम्परेचर के। क्या मतलब है, मान के चलिए अगर ये मेरा कोई भी कंटेनर है, ठीक है, इसमें वही एग्जांपल लेते हैं, इसमें हमारा क्या है, पिस्टन से हम कवर किए, इसमें हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स है तो ऑब्वियस हमको पता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स है तो हमेशा रैंडम मोशन में करते रहते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर इसको हम क्या कर दें, टेम्परेचर दें, अगर हम इसका क्या कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा देंगे और पिस्टन लगा हुआ है तो गैस के मॉलिक्यूल्स और तेजी से मूव करने लगेंगे, मतलब कि प्रेशर मेरा बढ़ जाएगा, प्रेशर मेरा बढ़ जाएगा। लेकिन हम चार्ल्स लॉ पढ़ रहे हैं ना, चार्ल्स लॉ में हमारा क्या, प्रेशर कांस्टेंट हो, तो हम क्या करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पिस्टन को थोड़ा ऊपर, मान के चलिए मेरा कंटेनर है, इस पिस्टन को क्या करें, थोड़ा ऊपर कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, इसका मतलब पिस्टन को उठा देंगे ना ऊपर, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर हमारा यहाँ से रिलीज हो जाएगा, प्रेशर को हम कांस्टेंट कर दिए। समझ में आया? सबसे पहले हमारे गैस की मॉलिक्यूल्स इसमें है, ठीक है, वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिए हैं। अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, गैस की मॉलिक्यूल्स और आपस में मतलब मोशन में आ जाएंगे, ज्यादा स्पीड में आ जाएंगे, है ना, तो क्या होगा, प्रेशर बना लेंगे, मतलब प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, इस पिस्टन को थोड़ा ऊपर उठा लेंगे, पिस्टन को ऊपर उठा लेंगे, यानी हम वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, तब तो प्रेशर कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की, या फिर टेम्परेचर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, दोनों का मतलब एक ही है। टेम्परेचर हम यहाँ पे बढ़ाए हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाए हैं तो हम क्या कर दिए, टेम्परेचर बढ़ाए हैं तो फिर हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिए हैं, क्योंकि हमको प्रेशर को कांस्टेंट करना था, प्रेशर मेरा रिलीज हो जाएगा वहां से, तो टेम्परेचर जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो मेरा के आ जाएगा और ये हमारा भी हो जाएगा, के हमारा क्या है, कांस्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, कांस्टेंट की भी वैल्यू है, ठीक है, अभी आगे इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लॉ है ये हमारा गे-ल्यूसेक लॉ है। ये क्या कहता है कि अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम को अगर हम कांस्टेंट कर दे तब मेरा जो प्रेशर होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। क्या बोल रखा है कि वॉल्यूम को हम क्या कर दे रहे हैं, कांस्टेंट, वॉल्यूम को क्या कर दिया है, कांस्टेंट, तब मेरा क्या है, जो हमारा प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। जैसे अरे यार घर में यार कुकर में दाल बनता है कि नहीं, अब जहां भी बनता हो, मेरे यहाँ तो ऐसे ही है, ठीक है। तो मान के चलिए अगर ये आपका कोई भी क्या है, कुकर है, ठीक है, और इसमें आप क्या किए हैं, दाल डाल दिए हैं, दाल और पानी जो भी उसमें डाल दिए हैं, जो भी मटेरियल बढ़ता है, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, अगर हम इसके जो जितना डाले वही ना रहेगा, हम इसके वॉल्यूम को क्या कर दिए, कांस्टेंट कर दिए, मतलब जितना बड़ा है उतना ही है, वॉल्यूम को हम क्या कर दिए, कांस्टेंट, और हम क्या कर दें, टेम्परेचर को बढ़ा दें, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। जैसे सबसे पहले अगर मेरा टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो मेरा टेम्परेचर कुछ मान के चलिए सबसे कम टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री सेल्सियस है, तो हम क्या करें, अगर हमारा टेम्परेचर ये है तो कुछ प्रेशर होगा, फिर हम टेम्परेचर को क्या कर दें, 60 कर दें, यानी टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो मेरा प्रेशर भी बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ना, टेम्परेचर को बढ़ा दे रहे हैं तो मेरा प्रेशर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यार ये कवर है ना पूरा, मान के चलिए कवर है, पिस्टन से कवर है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, तो वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। फिर मान के चलिए 80 डिग्री सेल्सियस पे हमारा क्या हो जा रहा है, टेम्परेचर को फिर बढ़ाए हैं तो मेरा फिर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा सबसे ज्यादा टेम्परेचर मतलब इंक्रीज कर दिए तो मेरा प्रेशर और इंक्रीज हो जाएगा और फिर सीटी लग जाती है, आवाज आ जाता है। समझ में आया। यानी वॉल्यूम अगर हम कांस्टेंट करके रखे हैं और हम टेम्परेचर पर बढ़ा रहे हैं तो मेरा प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। तो यही से ये फॉर्मूला है, अगर हम टेम्परेचर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें तो मेरा जो प्रेशर है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। और ये आपका क्या है, कांस्टेंट, वही कांस्टेंट। ठीक है, हमें कुछ ये दोनों लोग थोड़ा बहुत जान लिए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया ना, भी आगे और डिस्कस होगा।
लॉ से जो वॉल्यूम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। तो इन दोनों से आप क्या समझ सकते हैं, दोनों का अगर यूज करें तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर अपॉन पी, लिख सकते हैं। बताइए, समझ में आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या किए, पी को इधर भेज देंगे, ठीक है, और ये हमारा टी है। अब क्या करेंगे, पीवी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारा के आ जाएगा। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अभी कांस्टेंट का फेस रिवील होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपी पे हेडिंग डाल लीजिए, क्या है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। वही जो आपको पता चला बॉयल्स लॉ से, क्या पता चला है, टेम्परेचर कांस्टेंट था, ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। और चार्ल्स लॉ से क्या पता चला, चार्ल्स लॉ में क्या हमारा कांस्टेंट था, प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट था, और वॉल्यूम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई P, तो PV इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो PV इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, कांस्टेंट आया है, आइडियल गैस इक्वेशन है, कांस्टेंट को हम क्या डिनोट करेंगे, R से, ठीक है। यही इसका फेस रिवील है। R हमारा है क्या भैया, R है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इतने देर से मैम कांस्टेंट कांस्टेंट चिल्ला रही है क्या भैया। R जो है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या है हमारी, R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, या फिर 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, जैसे भी लिखना चाहिए, ठीक है। ये है आपका। अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो PV इज इक्वल टू RT हमारा आया है, ये जो आया है ना ये आपका 1 मोल का आया है। अब हम क्या करेंगे, फॉर n मोल ऑफ गैस, अगर हम n मोल ऑफ गैस का निकालें तो PV इज इक्वल टू nRT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT। P हमारा प्रेशर, V हमारा वॉल्यूम, N हमारा नंबर ऑफ मोल्स, R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी यूनिट क्या है, मोल जूल पर मोल केल्विन, गुड। T हमारा टेम्परेचर, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में हम मोल की फॉर्म में न लिख करके मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में लिखें, तब हमारा क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए, हमारा मोल हमारा क्या होता है, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर ये तो भली भांति आप जानते होंगे भाई, होशियार है आप। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, PV इज इक्वल टू N अपॉन N हमारा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, R हमारा क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और R की वैल्यू क्या है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे हम एवोगैड्रो नंबर लिखेंगे, एवोगैड्रो नंबर RT। हाँ, तो अब हम क्या देखेंगे, PV इज इक्वल टू हमारा इस फॉर्म में आ गया, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए R अपॉन हम एवोगैड्रो नंबर को क्या लिख सकते हैं, KB। अब ये KB क्या हीरो है, KB एक नया हीरो आया है यहाँ पे। KB जो है ये हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, क्या है, बोल्ज, स्पेलिंग क्या यार, आप सही से लिख लीजिएगा, ठीक है, BOLTZMAN, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो यार, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और कहीं से हम नहीं लिखे हैं। सबसे पहले हम ये थे PV इज इक्वल टू nRT, नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो सबसे पहले हमारा PV इज इक्वल टू RT था। अब हम क्या बात करें, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, मतलब मोल ऑफ गैस के बारे में बात करेंगे, n मोल ऑफ गैस, ये तो हमारा एक है ना, हम n मोल ऑफ गैस की बात करेंगे तो PV इज इक्वल टू nRT हो जाएगा।
मोल की फॉर्म में न लिख के हम मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिखे हैं, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो हम लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से हमारा R, यहाँ से हम क्या लिखे, R बाई एवोगैड्रो नंबर हमारा क्या होता है, Kb। Kb हमारा क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो Kb हम आपको समझ में है ना, Kb आपका क्या है, R अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यही से है। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे क्या नाम है, Kb की क्या वैल्यू है, तो Kb तो पहले हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है, Kb की क्या वैल्यू है 1.38 into 10 to the power minus 23 जूल पर केल्विन, इसका यूनिट है, ठीक है। तो यार अब हम बात करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। तो इसको समझिए, मान के चलिए मेरे पास कोई भी अगर कंटेनर है, मैम वो कंटेनर कभी भी सीधा नहीं बनता, सॉरी। तो अगर ये मेरे पास मान के चलिए कोई भी कंटेनर है, वैसे इस पर सीधा लग रहा है, तो इसमें अगर मेरा क्या है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हमारे क्या है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। हमको पता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, मोशन होता रहता है आराम से। अगर हम क्या कर रहे हैं, इस गैसेस के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे रहे हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स को क्या आप दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, अच्छा ठीक है। एनर्जी आप दे रहे हैं, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी किसको ज्यादा एनर्जी मिलता है, किस वाले मॉलिक्यूल्स को कम मिलता है, किसको कितना मिलता है। तो ध्यान से देखिए, नेचर ने एक बहुत अच्छा चीज डिजाइन किया है कि अगर हम गैसेस के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे रहे हैं तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। समझ में आया? डिपेंड किस पे करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, ठीक है। तो समझते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में पहले हमारा आता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जैसे यहाँ पे राइट कर दे तो हीलियम, नियॉन, कई सारे होते हैं, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, तो कई सारे हैं। तो अगर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हमारा जो है, इसमें हमारा ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब मान के चलिए अगर आपका इस तरह से है, कोई भी इस तरह से स्लाइडिंग है, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर इसमें आप ईंट रखते हैं, ईंट, तो इधर से मेरा फिसलते हुए आता है, इस तरह से ऐसे मूव करेगा। लेकिन अगर इसी पे आप क्या रख दिए हैं, इसी पे आप क्या रख दिए, बॉल, तो बॉल हमारा इस तरह से रोटेट करते 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 नीचे आएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाता है, रोटेटरी मोशन। और जो ईंट वाला रखे थे सीधे सरक करके आ जाता है, ये मेरा हो जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसमें हमारा ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब इसमें हमारा 3 एक्सिस होंगे, एक्स वाई जेड, तीनों एक्सिस के अलावा, ठीक है, मोशन होता है, ठीक है ना। अगर बात करें हीलियम, नियॉन, आर्गन, मतलब मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हमारा ट्रांसलेटरी मोशन होता है, और इसमें हमारा किसके अलावा होता है, एक्स वाई जेड, 3 एक्सिस के अलावा। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 3। अगर बात करें मोनो के बाद डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी जैसे H2, ठीक है, O2, CO, ठीक है। तो क्या है कि अगर हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा, बताइए। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का हमारा जो है ट्रांसलेटरी मोशन तो है, होगा ही, लेकिन साथ में रोटेटरी मोशन। एक ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है तो उसमें 3 एक्सिस दिखने को मिलेंगे कि नहीं, एक्स वाई जेड। तो इसमें मेरा क्या होता है, वन ट्रांसलेशन होता है, वन ट्रांसलेशन मोशन। इसमें हमारा हो जाएगा एक्स वाई जेड, जिसकी वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया था, 3। तो इसमें तो मेरा 1 तो 3 रहेगा ही, साथ में एक रोटेशन होता है। रोटेशन हमारा 2 एक्सिस के अलॉन्ग होता है। तो इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 5। अगर बात करें ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, जिसमें हम बात करेंगे नॉन लीनियर की, लीनियर और नॉन लीनियर दोनों होता है, तो इसमें हम बात करेंगे नॉन लीनियर की, ठीक है। तो क्या होता है, अगर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो H2S हो गया, SO2 हो गया, O3 हो गया, समझ रहे हैं ना। तो इसमें हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 6। लीनियर की बात करें तो उसमें होता है हमारा 7। इसमें हमारा नॉन लीनियर है तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है मेरा 6। कैसे 6? इसमें तो पहले ट्रांसलेशन रहेगा ही, तो ट्रांसलेशन, एक ट्रांसलेशन रहेगा, एक ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन मोशन है, तो हमारे कौन सा होगा, 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस। दूसरा हमारा रोटेशन होता है, एक रोटेशन की वजह से हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर एक वाइब्रेटरी होता है, तो 3, 2, 5, 1, 6। तो इसका ये हमारा। अब हम क्या बात करेंगे, लॉ ऑफ पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ क्या कहता है, अभी इसके पहले जो आप समझे हैं, दिस लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी गिवन टू द मॉलिक्यूल्स
वही है यार जो एग्जांपल अभी हम लिए थे ना। मान के चलिए मेरा कोई भी कंटेनर है, इसमें हमारे क्या है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। अब इस गैसेस के मॉलिक्यूल्स को आप क्या दे रहे हैं, अंदर एनर्जी भेज रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए अंदर से हम एनर्जी भेज रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, जो एनर्जी होगा ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग मॉलिक्यूल्स। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, दूसरा कहता है एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये किस पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी इससे पहले समझे है ना। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एटम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एटम, अगर एक एटम की बात करें, गैस के अगर एक एटम की बात करें, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 3/2 kT। ये हमारा क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, पढ़े है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T हमारा क्या है, टेम्परेचर, समझ ही रहे हैं। तो अगर एक एटम की बात करें तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 3/2 kT। लेकिन हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिस्पेक्ट में बात करें, एक एटम की बात कर रहे हैं, एक एटम की बात करें, इसका मतलब मोनो एटम है। मोनो एटम का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बताएंगे, मोनो एटम का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बताएंगे, 3। तो वन गैस ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, मतलब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का कितना है एनर्जी, 3/2 kT। अगर हम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का निकाले तो मेरा क्या हो जाएगा, ये क्यों निकाले भी समझ में आएगा, बस निकालते जाइए। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 गैस एटम आपको दिया हुआ 3/2 kT। 1 गैस एटम का मतलब क्या है बताइए, 1 गैस एटम का क्या मतलब है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को जिसके बराबर लिख सकते हैं, अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का निकालेंगे तो 3/2 kT/3। ये 3 इधर नहीं आ जाएगा, यहाँ पे 1 कर दिए तो 3 से 3 मर जाएगा, क्या आ जाएगा, kT/2। ये आपका क्या आ गया, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का, ठीक है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का कितना आया है, 1/2 kT, यही आया ना। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का कितना था, 3/2 kT। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का बराबर, अरे यार 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का कितना है, इसकी जय हो, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का कितना था, 3/2 kT। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का हम निकाल लेंगे ना, यहाँ पे 1 का निकालेंगे, 3 नीचे चल जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो ये हमारा आ गया। तो ये अब हम बात करेंगे किसकी, मोनो एटॉमिक गैस की। मोनो एटॉमिक गैस समझ रहे हैं ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऐसे करते करते काफी सारे। तो मोनो एटॉमिक गैस में हमारे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3। समझ लीजिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का दिया हुआ है 1/2 kT, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का कितना हो जाएगा, बताओ भाई, वेरी गुड, 3/2 kT हो गया। अब सेकंड वन करते हैं। सेकंड वन हमारा क्या है, डाई एटॉमिक, फटाफट इसका कर लेते हैं। डाई एटॉमिक गैस का हमारा बताइए कितना हो जाएगा, डाई एटॉमिक गैस समझ रहे हैं ना, H2O2 CO, ऐसा करते करते सर। तो इसमें हमारा कितना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए, इसमें होता है हमारा 5, बताओ भाई। हाँ अच्छा, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का इतना दिया, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम का 5/2 kT नहीं हो जाएगा। अब किसका निकालें, हाँ भाई बिल्कुल सही, ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक गैस का कितना हो जाएगा, H2S हो गया, H2O हो गया, ठीक है, SO2 हो गया, डैश डैश डैश, कई सारे। तो इसका हमारा क्या है, अगर लीनियर की बात करें तो लीनियर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 7। तो टोटल की बात करें तो 7/2 kT। अगर नॉन लीनियर की बात करें, नॉन लीनियर मतलब कि 6, इसका हमारा क्या हो जाएगा, 6/2 kT मतलब कि 3 kT, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। बात करते हैं अगर मोनोएटॉमिक गैस, अगर मेरे N हो, N मोनोएटॉमिक गैस हो, ठीक है, अगर केवल मोनोएटॉमिक गैस है तो मेरा क्या आया था, 3/2 kT, यही आया था ना डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन अगर N मोनो
3/2 kT। एन के को हम क्या लिख सकते हैं, एन और के को हम लिख सकते हैं क्या बताइए, आर, ठीक है, आर लिख सकते हैं। तो 3/2 आर टी। आर हमारा क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वैल्यू क्या है 8.314। यूनिट क्या है, यूनिट क्या है जूल पर मोल केल्विन। अगर बात करें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की, डाई, बोलो भाई फटाफट इसको करा। डाई एटॉमिक का क्या हो जाएगा, समझ ही रहे हैं। तो अगर इसका बात करें एन डाई एटॉमिक है तो हमारा क्या हो जाएगा 5/2 kT। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का आया है ना, एक गैस का आया है, एक डाई। अगर मेरे एन है तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, एन से मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अरे यहाँ मल्टीप्लाई लगाओ या यहाँ लगाओ, ठीक है। तो 5/2 की एन की जगह क्या लिख सकते, आर टी। यही तो तीसरा भी कर लेते हैं। ड्राई एटॉमिक गैस की बात करें तो लीनियर का हमारा कितना होता है 7 होता है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्या हो जाता है 7/2 kT। अगर n मेरे हैं, n ट्राई एटॉमिक गैस है तो हम फिर इसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे और n और k की जगह हम क्या लिख सकते हैं, RT हो जाएगा, ठीक है। अगर नॉन लीनियर की बात करें तब, नॉन लीनियर की बात करें तब 6/2 RT। तो यार यहाँ पे तो खत्म हो गया, 2 पार्ट में है ना, पूरा चैप्टर नहीं खत्म हो गया, ये 1 पार्ट खत्म हो गया, सेकंड पार्ट मैं इसके बाद कर दूंगी, ठीक है, अपलोड कर दूंगी, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर जो भी मुझे इसमें कंटेंट में इम्प्रूव करने की जरूरत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में राइट करिएगा जो भी गलतियां हैं। थैंक यू।